हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम तुलनात्मक राजनीति के एक विषय के रूप में और अनुशासन के रूप में विकास के बारे में परिचर्चा करेंगे। पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के विकास के दो चरणों के बारे में परिचर्चा की गई। आज के व्याख्यान में तुलनात्मक राजनीतिक विकास के थर्ड फेज के बारे में परिचर्चा की जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन, बेसिकली ये राजनीति विज्ञान के साथ ही इमर्ज होने वाला विषय है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के पिता के रूप में जाना जाता है। ग्रीक चिंतकों, रोमन चिंतकों के द्वारा इसे विषय के रूप में विकसित किया गया। पहले चरण में हमने देखा कि अरस्तु से लेकर लावेल तक तथा दार्शनिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर और मार्क्स तक राजनीतिक दर्शन के बारे में परिचर्चा की गई। यह मुख्य रूप से ट्रेडिशनल अप्रोच, स्पेक्युलेटिव, वैल्यू बेस्ड अप्रोच, नॉर्मेटिव, डेस्क्रिप्टिव, फिलोसॉफिकल, लीगलिस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, फॉर्मल, नैरो अप्रोच, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी स्टैटिक रहा। सेकंड चरण में हमने देखा कि ये 1970 तक जो चला उसे साइंटिफिक एरा ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से पुकारा गया। उसे बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के शीर्षक के रूप में अभिव्यक्त किया गया। फ्रॉम जेम्स ब्राइस टू आमंड पावेल तक के ये अध्ययन को सेकेंड फेज के रूप में हमने देखा, जहां मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं में बिहेवियरल अप्रोच, रेशनल मॉडल, एम्पेरिकल अप्रोच, फैक्ट बेस्ड और वैल्यू फ्री स्टडी, नॉन प्रेडिक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, एनालिटिकल स्टडी अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर्स, इनफॉर्मल स्टडी, वाइडर आस्पेक्ट, साइंटिफिक मेथड्स, डायनेमिक स्टडी, इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल रहे। टुडे वी विल डिस्कस about third phase of comparative politics as a discipline. So let's start. Third phase, time period after 1970. 1970 के दशक को तुलनात्मक राजनीति के विकास का तीसरा चरण के नाम से जाना जाता है। ये वही चरण है जिस चरण को तुलनात्मक राजनीति की प्रसिद्धि का चरण कहा जाता है, जहां पर तुलनात्मक राजनीति अनुशासन के अंतर्गत अनेक वैश्विक प्रतिमानों, उपागमों, दृष्टिकोणों, सिद्धांतों का उदय हुआ। ऐसी सार्वभौमिक पार-राष्ट्रीय शब्दावलियों, वोकेबलरीज, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, राजनीतिक परिदृश्य और पूरी दुनिया को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। अतः इसे हम तुलनात्मक राजनीति की स्थापना का युग भी कह सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति अब न केवल एक देश तक अपितु सभी देशों में, सभी देशों का मतलब वो पिछड़े हुए देश हो, विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो, तीसरी दुनिया के देश हो अथवा चौथी दुनिया के देश हो, अब उन सभी देशों को तुलनात्मक राजनीति ने अपने फील्ड वर्क का आधार बना लिया। इसी के साथ जो आदर्श समाज हैं, जो आदर्श राज्य हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए, पिछड़े समाजों को सहारा देने के लिए उन देशों में भी बैकवर्ड सोसाइटी का, ट्राइबल्स का, कम्युनिटीज़ का अध्ययन करना और उनके विचारों का अध्ययन करना, उनकी आइडेंटिटी को बनाए रखना, एक वैश्विक राज्य की परिकल्पना को स्थापित करना, वैश्विक नागरिकता को स्थापित करना या प्राचीन भारतीय गौरव की परंपरा जीवो और जीने दो के संदेश को लागू करना, इन तमाम तरह की संकल्पनाओं को तुलनात्मक राजनीति ने अपने में समाहित किया। एरा ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू थ्योरीज, इसे नवीन सिद्धांतों का युग कहा जाता है। यहाँ भी इसका नॉमेनक्लेचर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रखा गया और यहाँ मुख्य प्रश्न भी वाट एंड वाही से संबंधित रहे। बेसिकली थिंकर्स और उनके वर्क के रूप में यहाँ तीसरी दुनिया के चिंतकों के द्वारा बड़े स्तर पर जो स्थापित या एस्टाब्लिश्ड थ्योरीज थी उनको चैलेंज दिया गया, उनको चुनौती प्रदान की गई कि किस तरह से राजनीतिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, यह अध्ययन किया जाना चाहिए, या जो विकसित देशों के उपागम हैं उन उपागमों के माध्यम से पिछड़े हुए देशों का विकास या अध्ययन करना संभव नहीं होगा या आसान नहीं है या सही नहीं है। इसलिए हमें नवीन सिद्धांतों को स्थापित करना चाहिए, जिन सिद्धांतों की सहायता से हम स्थिर राजनीतिक प्रणालियों के साथ साथ अस्थिर राजनीतिक प्रणालियों की का भी अध्ययन कर सकें।
इस क्रम में सर्वप्रथम एजी फ्रैंक आंद्रे गुनरी फ्रैंक का नाम आता है, जिन्होंने अपने वर्क्स कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967, जैसा कि आप एजी फ्रैंक की पुस्तक का नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद, इसका मतलब ये मॉडर्निज्म को आधार मान रहा है, बिहेवियरलिज्म को आधार मान रहा है, एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, और जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उन लैटिन अमेरिकी देशों में अल्प विकास, तो विकसित राज्य और अल्प विकसित राज्य, इन दोनों का कंपैरिजन करके उसने वो आधार अभिव्यक्त किए हैं जो पिछड़े देशों पर लागू नहीं हो सकते, अथवा जिन सिद्धांतों का सहारा लेकर तुलनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था वो बेसिकली शोषण के सिद्धांत थे। वाल्टर रोडनी की पुस्तक हाउ यूरोप अंडर डेवलप एशिया 1972, इसके अंतर्गत भी किस तरह से कि यूरोपियन राज्य विकसित राज्य हैं परंतु एशियन राज्य, अफ्रीकन राज्य, लैटिन अमेरिकी राज्य अंडर डेवलप्ड हैं, क्यों हैं, कैसे, ऐसा कैसे हो, इसको समझाने का प्रयास वाल्टर रोडनी ने किया है। मैकनॉन कॉलवेल ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ सम नेशंस, केवल कुछ ही राज्यों की संपत्ति, इसका मतलब है कि इन सिद्धांतों के माध्यम से, इन उपागमों के माध्यम से, इन प्रतिमानों के माध्यम से, विकास के इन रास्तों के माध्यम से, विकास के इस पथ के माध्यम से कुछ राज्यों ने ही विकास के लक्ष्य को अर्जित कैसे किया, बाकी ने अर्जित क्यों नहीं किया। कुछ राज्यों ने ही राजनीतिक स्थिरता को कैसे प्राप्त कर लिया, अन्य राज्यों ने क्यों नहीं किया। कुछ राज्यों में ही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य कैसे स्थापित हो पाए, बाकी राज्यों में नहीं हो पाए। डोनेल ने अपनी कृति इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म, डोनेल के द्वारा आर्थिक आधुनिकीकरण और नौकरशाही की सत्ताशाही को अभिव्यक्त किया, सर्वसत्ता को अभिव्यक्त किया, और ये बताने का प्रयास किया है कि मॉडर्नाइजेशन बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ा हुआ है। हालांकि डेवलपमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, मल्टी फंक्शनल प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में यहाँ पर जो एक मेजर फैक्टर्स होता है डेवलपमेंट का, वहाँ डोनेल ने इसको स्वीकार किया किस तरह से मोनोपोली कैपिटलिज्म के माध्यम से कुछ राज्यों ने पूंजीवादी एकाधिकार स्थापित कर लिया है, न्यू कॉलोनिज्म के माध्यम से, नव उपनिवेशवाद के माध्यम से उन्होंने कैसे इन पिछड़े हुए राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी के साथ इन डेवलपिंग राज्यों की या पिछड़ी हुई राज्यों की जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी को कैसे ऑक्यूपाई कर लिया है, किस तरह से लोकतंत्र की संरचना को, लोकतंत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया है, और वो कहने के लिए भले ही लोकतंत्र है परंतु उस लोकतंत्र का संचालन एक सर्वसत्ताशाही नौकरशाही करती है, जो ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर की पब्लिक सर्विसेज से बिल्कुल भिन्न होती है। और ये पिछड़े हुए समाजों में ब्यूरोक्रेट्स आधुनिक करण की सबसे बड़ी बाधा है, बैरियर के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देश, जिसमें भारत भी शामिल है, इन विकासशील देशों के पतन का मुख्य कारण है, वह राजनेताओं के बाद सबसे बड़ा कारण है, तो वह ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही हैं, जिन्होंने इन राज्यों की शासन व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है और एक स्पॉइल सिस्टम को इन्होंने स्थापित कर दिया है। इनका जीवन इकोनॉमिक, इनका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, ये किंग की तरह रहते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरह रहते हैं, इनकी संपत्ति में दिन दोगुनी और रात चौगुनी अभिवृद्धि होती है, परंतु जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अथवा हम कह सकते हैं जैसा मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यहाँ उल्टा होता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की कोई संकल्पना नहीं होती है, केवल गवर्नमेंट नाम की संकल्पना इन देशों में देखने को मिलती है। इसके बाद रॉल्फ मिलीबैंड ने अपनी कृति द स्टेट इन कैपिटलाइज्ड सोसाइटी, पूंजीवादी समाजों में जो राज्य हैं उनका क्या योगदान है, किस तरह से वो रोल बैक कर गए हैं, किस तरह से वो जो वेलफेयर स्टेट है इस एम से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। निकोलस पुलंताज के द्वारा अपनी कृति स्टेट पावर एंड सोशलिज्म 1978, राज्य शक्ति और समाजवाद की अवधारणा को बेखूबी बड़े विस्तार से अभिव्यक्त किया है कि वास्तविकता है क्या, जो हमें दिखाई देता है वैसा नहीं है। जो राज्य
ओरिएंट स्टेट के रूप में इमर्ज होता है और जो राज्य आज मॉडर्न स्टेट के रूप में हमारे सामने है उसमें बहुत बड़ा अंतराल आ गया है। शक्ति पावर जो हमें दिखाई देती है वही पावर नहीं है, अपितु इस पावर के बहुत से वेरियस फॉर्म्स होते हैं। सोशलिज्म जिस समाजवाद की हम बात करते हैं, व्यवहार में वह समाजवाद कहीं दूर है, परंतु उसको स्थापित करना ही आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का मुख्य ध्येय है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी कृति द एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 जो एक आर्टिकल के रूप में था और बाद में वह एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ जिसका नोमेनक्लेचर था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इतिहास का अंत और अंतिम आदमी, जिसके अंतर्गत उन्हें मानवीय सभ्यताओं के बारे में अथवा कह सकते हैं यूएसएसआर के पतन के बारे में उनका ये कहना कि अब दुनियाओं का अंत हो गया है, विचारधारा के आधार पर दुनिया में विभाजन नहीं है, सब प्रकार की जो दुनिया है या सब प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वो केवल एक ही प्रकार की विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी विचारधारा है, क्योंकि साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा डिक्लाइन कर गई है। हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इतिहास के अंत की अवधारणा भी झुठला दी गई है क्योंकि अब बहुदूरी विश्व व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत बहुत से स्टेट के फॉर्म्स में जो एक्टर्स हैं वो अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई स्टेट एक्टर्स या एक्टर्स हेल्थ के रूप में, कोई इकोनॉमी के रूप में, कोई टेक्निक के रूप में, कोई न्यूक्लियर के रूप में, तो कोई स्टेट्स डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के रूप में, तो कोई स्टेट्स सिटीजनशिप के रूप में, सिटीजन सिविल सोसाइटी के रूप में, सिविल राइट्स के रूप में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट पीटर इवांस की रचनाओं में भी हम तुलनात्मक राजनीति की उभरते हुए इस स्वरूप को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस एरा की मुख्य विशेषताओं में, जिसे पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है, उत्तर आधुनिकता के बाद जो हमने विकास की उच्चतम सीमा अर्जित कर ली उसके बाद की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थर्ड फेज में किया गया। इसीलिए पूरी दुनिया में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पॉपुलर डिसिप्लिन के रूप में स्थापित हुआ। एम्पिरिकल अप्रोच जो कि सेकंड फेज का था वो यहाँ भी लागू रहा। फैक्ट एंड साइंटिफिक वैल्यू बेस्ड, इसका मतलब यहाँ वैल्यू फ्री एजुकेशन या स्टडी की बात नहीं की गई, अपितु साइंटिफिक वैल्यू को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ऐसे वैज्ञानिक मूल्य जिनका वेरिफिकेशन किया जा सके, जो सार्वभौमिक हो, जो सभी समाजों में हमें मिलते हो, उसको हम खोज सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। एनालिटिकल स्टडी, हमें विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए अलोंग विथ स्ट्रक्चर, संरचनाओं के साथ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फोकस ऑन वेरियस सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज इन द ऑल वर्ल्ड। ये केवल न केवल देशों की बात है कि वह केवल यूरोपियन तक शामिल रहा या वेस्टर्न वर्ल्ड तक शामिल रहा या थर्ड वर्ल्ड तक शामिल रहा, अभी तो पूरी ऑल वर्ल्ड इसमें, पूरी दुनिया इसमें ग्लोबल विलेज की तरह, ग्लोबल स्टेट की तरह, ग्लोबल वर्ल्ड की तरह इसमें शामिल होता है। और इस ग्लोबल वर्ल्ड की जो सिटीजन के द्वारा सिविल सोसाइटी के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती है उन एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का दायरा व्यक्ति के घर तक पहुंच गया है, व्यक्ति की राजनीतिक चिंतन तक पहुंच गया है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गया है। छोटे छोटे समूह है जो स्टेट को अफेक्ट करते हैं उन ग्रुप्स तक पहुंच गए। हम कह सकते हैं सोशल मूवमेंट जो किए जा, सामाजिक आंदोलन जो करते हैं, वो सोशल मूवमेंट्स भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप के अंतर्गत शामिल हो गया। इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो दायरा है वह अब विस्तृत हो गया। अब हम ये कह सकते हैं जो रिकी रॉबर्ट्स ने कहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तुलनात्मक राजनीति डायनेमिक गतिशीलता के रूप में स्थापित हुआ। इंटीग्रेटेड और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को एक्सेप्ट किया गया। अब नवीन सिद्धांतों के रूप में डिपेंडेंसी थ्योरीज, कॉरपोरेटिज्म, निगमवाद, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सिविल मूवमेंट, नागरिक आंदोलन सच है जैसे कि ऑटोनॉमी, राइट टू इंडिजीनियस कल्चर, मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स, lower caste movements, women's movements, environmental movements, etc. Any forms and various types of social movement and civil society movement will become a part of comparative politics.
सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन तुलनात्मक राजनीति के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किए गए, वो शामिल होने लगे और इन सब को तुलनात्मक राजनीति इन सब के द्वारा तुलनात्मक राजनीति की एज ए डिसिप्लिन इवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। इस तरह से तुलनात्मक राजनीति 21वीं सदी की वर्तमान दुनिया में एक लोकप्रिय विषय के रूप में, लोकप्रिय अनुशासन के रूप में अथवा राजनीति विज्ञान की एक सब फील्ड के रूप में स्थापित हो पाया है। इसी के साथ तुलनात्मक राजनीति का एक विषय या अनुशासन के रूप में जो विकास की प्रक्रिया अरस्तु से शुरू होती है, वह पीटर इवांस तक अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जो रीडिंग्स आपको सजेस्ट की जा सकती है, उनमें रॉबर्ट क्लॉर्क की पुस्तक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है सबसे अच्छी पुस्तक के रूप में। इसके अलावा ये रीडिंग्स आपके सामने हैं जिनको आप देख सकते हो, इनको पढ़ सकते हो, इनका यूज भी कर सकते हो। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डेविड ईस्टन की करती है, फाइनर की है, हर्बर्ट साइमन है, रजनी कोठारी है, श्री राम माहेश्वरी है, विल्फ्रेड पेरेटो की करती है। ये रेफरेंसेज बुक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस तरह से हमारा तुलनात्मक राजनीति का उदय, तुलनात्मक राजनीति का मीनिंग, तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशंस, तुलनात्मक राजनीति का विषय वस्तु, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और तुलनात्मक राजनीति का राजनीति विज्ञान के एक सब फील्ड के रूप में इवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा पहला तुलनात्मक राजनीति का जो टॉपिक था वो पूर्ण हो चुका है। यदि आपको इस विषय से संबंधित, इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका हो, संदेह हो, समझ में नहीं आया हो, छोटी से छोटी और आसान से आसान चीज़, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिस पर हम फिर से परिचर्चा कर लेंगे। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद। आप सबको सादर नमस्कार।